नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। और इस बुलेटिन में हर वो जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, हर एक राज्य से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मॉनसून सत्र में इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी संसद में सरकार को सपोर्ट करने वाली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि परिसीमन बिल को लेकर के शरद पवार की पार्टी के स्टैंड में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिस पर शरद पवार की पार्टी ने पिछली बार 131वें संविधान संशोधन बिल यानी कि परिसीमन बिल का विरोध किया था। वो इस बार परिसीमन बिल का सपोर्ट करेगी। शरद पवार की एनसीपी के सभी 8 सांसद लोकसभा में परिसीमन बिल के सपोर्ट में वोट डालेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि परिसीमन बिल पर सरकार के आग्रह पर शरद पवार की पार्टी तैयार हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी के 28 में से 20 सांसद पहले ही एनडीए के सपोर्ट में आ चुके हैं। साथ ही उद्धव के 9 में से 6 सांसद तो शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं। और अब शरद पवार की पार्टी के सपोर्ट में आने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 332 तक पहुंच जाएगा। और समीर भी से मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला भी हुआ है और अब ये भी जानकारी आ रही है कि शरद पवार की पार्टी भी सपोर्ट कर सकती है, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बैठक हुई है, क्या जानकारी इसको लेकर है? ये मन कैसे बदल गया शरद पवार का? क्या राजनीतिक संकट दिखाई दिया अपनी पार्टी के सामने, या फिर आइडियोलॉजी को लेकर? क्या ये पूरी कहानी है इसको लेकर? फिलहाल अगर हम देखें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार गुट है उसने लगभग अपना मन बना लिया है कि जो परिसीमन बिल है और साथ ही साथ जो महिला आरक्षण बिल, दोनों को सपोर्ट किया जाएगा, जो संसद के सत्र में, मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। ऐसे समय में शरद पवार की पार्टी के ऊपर भी ये बादल मंडरा रहे थे कि उनका एक जो अलग गुट है, जो एक धड़ा है, जो चाहता है कि एनडीए के साथ जाया जाए, एनडीए में शामिल हुआ जाए या उन्हें सपोर्ट किया जाए। कहीं ना कहीं उनकी भी पार्टी फिर से टूट के कगार पे थी, जो 2022 में थी, वही फिर से मंजर उनके सामने हो सकता था। उसको भी ध्यान में रखते कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी तय हुई है कि एनडीए को, यानी कि खासकर ये जो बिल है, इसको संसद में समर्थन दिया जाए। और खासकर क्योंकि पिछली बार देखा है कि पूरी तरह से बिल का समर्थन नहीं किया गया था, उसके विरोध में खुद शरद पवार भी रहे थे। ऐसे में इस बार कुछ बदलाव के साथ, जो कि कह रहे हैं कि 50% अगर ओवरऑल कर दिया जाता है, जिससे जो खासकर जो साउथ के जो राज्य हैं उनमें एक डर है कि उनकी संख्या उस तरह से नहीं बढ़ेगी जितने की नॉर्थ की सीट्स बढ़ सकती हैं। इसको, इस भय को कम कर दिया जाए। उसमें अगर क्लियरिटी अगर बिल में सरकार ले आती है तो निश्चित रूप से बिल को समर्थन संसद में किया जाएगा। ये लगभग स्ट्रैटेजी है। इसको लेकर आज 12 बजे में सुप्रिया सुले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करेंगी, क्योंकि खबरें ये भी मिल रही हैं कि डीएमके हो या बाकी के भी जो समर्थन में नहीं थे, वो इस बिल को समर्थन करने की कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक मन बना लिया था। ऐसे में सुप्रिया सुले अपनी पार्टी को लेकर तो स्टैंड करेंगी क्लियर, साथ में जो इंडिया अलायंस है उसमें क्या एक मत बना है इस बिल को लेकर, उसमें भी एक स्पष्टता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ सकती है। ठीक है समीर, यानी कि एनडीए की राह बहुत ज्यादा आसान हो सकती है अगर, क्योंकि जो 360 जो जादुई 2/3 आंकड़ा है, वो एनडीए ऐसा लग रहा है कि तुरंत इसे पालेगी, कोई चुनौती सामने नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक समर्थन जो है सांसदों का एनडीए को मिलता जा रहा है, ऐसे में स्थिति अगर देखें कि 2/3 बहुमत की जरूरत है, क्योंकि संशोधन बिल है संविधान में, ऐसे में 2/3 की जरूरत होती है। लेकिन जो अभी भी जो आंकड़ा है उससे जो उसको पार करने के लिए 2/3 तक पहुंचने के लिए अभी काफी मशक्कत है। लेकिन हम जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं कि शरद पवार के भी 8 सांसद समर्थन में अगर उतर जाते हैं, पहले से ही उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे भी अगर ये मन बना लेते, क्योंकि उनके पास अभी भी 3 सांसद है लोकसभा में, वो भी अगर मन बना लेते हैं और स्ट्रैटेजी अगर इंडिया अलायंस के तय हो जाती है, तो निश्चित रूप से एक राह जो है दोनों बिल पास करने के वो अड़चने दूर हो सकती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इंडिया अलायंस जो है खासकर बैठकर, फिर कांग्रेस हो, डीएमके हो, बाकी के विरोधी पक्ष जो इस पूरे बिल के विरोध में रहे, वो बैठकर अभी निश्चित रूप से क्या तय करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि राह एनडीए की आसान होती हुई नजर आ रही है पार्लियामेंट में, कि ये बिल लगभग उसको समर्थन मिल सकता है। बिल्कुल समीर, और शरद पवार पर कहीं ना कहीं प्रेशर भी था, उनके सांसद भी अलग हो सकते थे, विधायकों ने भी प्रेशर बना रखा है, और यही वजह है कि शरद पवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट में अब इस परिसीमन बिल के आना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। चिदम्बरम ने दावा किया है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल यानी कि 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में दोबारा ला सकती है, जो कि अप्रैल में 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से लोकसभा में गिर गया था। चिदम्बरम का यह भी दावा है कि इसके लिए शरद पवार की एनसीपी और स्टालिन की डीएमके के साथ बीजेपी संपर्क में है। ये दोनों संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं। दरअसल अप्रैल से जुलाई तक संसद का सीन काफी बदल चुका है। ममता दीदी के 28 में से 20 सांसद टूटकर अलग पार्टी में शामिल हो गए हैं और एनडीए के सपोर्ट में आ चुके हैं। तो वहीं उद्धव के 9 में से 6 सांसद टूटकर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अप्रैल में एनडीए की ताकत 298 थी, जो अब बढ़कर 324 तक पहुंच गई है। अब लोकसभा में मौजूदा सांसदों की जो संख्या है वो 540 है। 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए। एनडीए का आंकड़ा बढ़ करके 324 पहुंच चुका है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 36 सांसदों की ही जरूरत है। अब अगर शरद पवार के 8 सांसद और स्टालिन के 22 सांसदों का सपोर्ट मिल जाता है तो यह आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 2/3 बहुमत से सिर्फ 6 सांसद कम रह जाएंगे। और अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब कांग्रेस का कलह सुलझाने के लिए इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक के लिए पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मीटिंग में पहुंचे हैं, लेकिन वो तुरंत बैठक से निकल आए और कहा कि मैं 10 मिनट में फिर से लौट रहा हूं। बताया जा रहा है कि मीटिंग में भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस को लेकर अपनी रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे। अब देखिए, पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए बघेल 5 दिन तक पंजाब के दौरे पर थे और 11 जुलाई को चन्नी गुट के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें चन्नी गुट के 3 मांगे रखी थी। चन्नी गुट की पहली डिमांड ये थी कि राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद से तुरंत हटाया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि चरणजीत चन्नी को सीएम का फेस घोषित किया जाए और तीसरी शर्त ये थी कि उम्मीदवारों के चयन में चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। और इसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर भी बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। विजय, क्या इस वक्त चल रहा है, क्योंकि कितने दिनों से ये कलह चल रही है, सुलझ नहीं पा रही, भूपेश बघेल इसे सुलझा नहीं पाए, लेकिन सीधा सीधा ये तो मैसेज दे दिया था कि आला कमान जो कहेगा वही होगा और राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा। आज की बैठक में अब क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज की बैठक में ये तो है कि कांग्रेस पार्टी पुनर्विचार कर रही है अपने फैसले पर। रिव्यू की बात जो है वो बार बार सामने आ रही है। भूपेश बघेल से कल जो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। उस बैठक में यही तय हुआ कि अब केसी वेणुगोपाल जो है पहले भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और फिर उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि केसी वेणुगोपाल आने वाले दिनों में दोनों खेमों के नेताओं से भी मुलाकात करे। भूपेश बघेल जो मिलकर 5 दिन के अपने दौरों में उन्होंने दोनों गुटों से बात की। वो रिपोर्ट जो है आज आला कमान को यानी केसी वेणुगोपाल को उन्होंने सौंपी है और इस रिपोर्ट के बाद आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा से भी केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की। अब बात ये की जा रही है कि क्या कोई बीच का रास्ता कांग्रेस पार्टी निकालेगी या फिर राजा वड़िंग को हटाएगी, क्योंकि चन्नी खेमा चाहता है कि राजा वड़िंग को हटा दिया जाए और किसी बीच के रास्ते की गुंजाइश से चन्नी खेमा पूरी तरह से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि राजा वड़िंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड नेता हैं और अगर राज्य का प्रधान ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो पार्टी आने वाले चुनाव में जीत नहीं पाएगी, किसी को भी कोई भी पद दे दीजिए। तो चन्नी गुट को राजा वड़िंग पद से हटाए जाएं, इसके अलावा उनकी कोई और मांग नहीं है और उससे कम भी वो किसी और चीज़ पर एडजस्ट करने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि कोई बीच का रास्ता या रिव्यू करके कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए, दोनों खेमे जिसमें संतुष्ट हो जाएं, ऐसी संभावना बहुत ही कम लग रही है। कांग्रेस पार्टी को अगर चन्नी गुट को साधना है तो उसको राजा वड़िंग को हटाना ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि आला कमान क्या फैसले लेता है। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच प्रताप बाजवा का क्या बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के, वो भी सुनाते हैं। केसी वेणुगोपाल क्या कुछ बातचीत हुई है? सारा कुछ दसांगे। 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ और आपसे सारी बात डिटेल में कर 10 मिनट। और अब बात पूरे देश में मंदिरों में चढ़ावे के नाम पर हो रहे खिलवाड़ की। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला अब तक शांत नहीं हुआ और कई और बड़े मंदिरों में इसी तरह की खबरें आ रही हैं।
बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की चोरी सामने आने के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को जेल भेजा जा चुका है। तो अब वैष्णो देवी मंदिर में भी सवाल उठ रहे हैं। यहां पर करोड़ों रुपए की चांदी में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। अब राम मंदिर में चंदा चोरी का विवाद ठंडा हुआ भी नहीं था कि एक के बाद एक मंदिरों से चढ़ावा की छलावा सामने आ रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में भी चंदा चोरी की जांच चल रही है, तो अब वैष्णो देवी मंदिर को लेकर के भी एक नया विवाद सामने आया है। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राम मंदिर चंदा चोरी के बाद एक और विवाद सामने आया, जिसमें वैष्णो देवी मंदिर में नकली चांदी का मामला। भक्तों ने 550 करोड़ की चांदी चढ़ाई, जिसका वजन तकरीबन 20 टन बताया गया है। श्राइन बोर्ड ने यह बताया कि इसमें से सिर्फ 30 करोड़ की चांदी ही असली पाई गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। श्राइन बोर्ड के दावे के खिलाफ एक वकील जम्मू के सीजेएम से शिकायत की, जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 29 जुलाई को चांदी से जुड़े रिकॉर्ड्स कोर्ट में तलब किए हैं। श्राइन बोर्ड का यह दावा है कि भक्तों ने नकली चांदी चढ़ाई, जबकि शिकायतकर्ता ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर इतने लोगों ने नकली चांदी क्यों चढ़ाई। क्या असली चांदी को नकली बताया जा रहा है? क्या भक्तों की आड़ में किसी की चांदी हो रही है? क्योंकि क्राइम ब्रांच से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो शिकायतकर्ता ने आखिरकार कोर्ट का रुख किया। अब सवाल ये उठता है कि वैष्णो देवी के दरबार में क्या भक्तों ने नकली चांदी वाकई में चढ़ाई है, या श्राइन बोर्ड के दावे पर कितना यकीन किया जाए। ये विवाद आखिर है क्या, पहले इसे आप समझिए। ये पूरा मामला वैष्णो देवी के दरबार में नकली चांदी चढ़ाए जाने से जुड़ा है, जिसमें श्राइन बोर्ड ने सरकारी मिंट में पिघलाने के बाद से ये दावा किया है। कहा है कि 550 करोड़ की चांदी थी, तकरीबन 20 टन, उसमें से 5 से 6% यानी कि 30 करोड़ की ही चांदी असली निकली। और इस पर याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इन्होंने श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई जो चांदी थी, लगभग 20 टन चांदी जो थी, इन्होंने सरकारी मिंट में जो था उसको पिघलाकर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो था वो वहाँ पे भेजा। और ये कहा गया कि जो 20 टन चांदी जिसकी कीमत बाजार में लगभग 550 करोड़ थी, उसमें से सिर्फ 20 से 30 करोड़ की चांदी ही जो थी वो असली थी, बाकी सारी की सारी जो थी ये कहा गया कि वो सारी जो है श्रद्धालुओं ने नकली चढ़ाई। तो ये अपने आप में मेरे लिए समझना और इसको मानना बहुत मुश्किल था कि ये कैसे संभव है कि लाखों लोग अलग अलग जगहों से उठ के आते हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मेरठ से, कोई पुणे, बेंगलोर, ऐसे स्थानों से आते हैं। अलग अलग जगहों से आकर वो अलग अलग दुकानों से ये सारा खरीदते हैं। किसी एक व्यक्ति ने अगर 20 टन चढ़ाई होती तो ये मानना समझना इतना मुश्किल नहीं था कि हो सकता है उसके साथ धोखाधड़ी हो। देखिए, माता वैष्णो देवी के दरबार में रोजाना हजारों भक्त आते हैं, दान में रुपए, पैसे, सोना चांदी सब चढ़ाते हैं। तो क्या इतने भक्तों ने जानबूझकर माता के साथ छलावा किया, या इतने भक्तों के साथ चांदी खरीदने के दौरान छलावा हुआ, या फिर मामला कुछ और है? ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। तकरीबन 500 करोड़ की चांदी नकली बताई जा रही है, और अब 29 जुलाई को जम्मू के सीजेएम इस पूरे मामले की सुनवाई भी करने वाले हैं, जिस पर एक वकील की शिकायत पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और चांदी से जुड़े रिकॉर्ड्स तलब किए हैं। दरअसल वकील का ये कहना है कि श्राइन बोर्ड के इन दावों पर आसानी से हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असली चांदी चुरा करके नकली चांदी वहां पर रख दी गई हो। क्राइम ब्रांच जो है, मैंने अप्रोच किया कि जो क्रिमिनल हमारा सिस्टम है, मशीनरी, उसको मूव करूं, वो पता करें कि इसके पीछे सत्य क्या है, हुआ क्या, या क्या ये बोर्ड के अंदर जो है वो चेंज हुई है, ये मिंट में चेंज हुई है, ये जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन हुई है वहां पे चेंज हुई है, या हो भी सकता है अगर इनके पास तथ्य आते हैं कि लाखों लोगों ने जो थी वो लाखों लोगों ने ही जो है वो नकली चढ़ाई। इसलिए जब क्राइम ब्रांच में गए तो क्राइम ब्रांच ने लंबे समय पर इसके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। मजबूरन मुझे कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से स्टेटस रिपोर्ट मांगा। स्टेटस रिपोर्ट में क्राइम ब्रांच ये कहता है कि हमें इनकी शिकायत तो मिली और हमने अप्रूवल भी ले लिया, और अप्रूवल के बाद हमने किसी और एजेंसी को इसको दे दिया। तो जो अपने आप में कानूनी जो था वो गलत था, क्योंकि कानून ये बोलता है कि जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वो अपने आप में पुलिस स्टेशन है, क्राइम ब्रांच के एसएसपी उसके थानेदार हैं, एसएचओ हैं, तो फर्ज इनका बनता था किसी और को कानून के हिसाब से किसी और एजेंसी को नहीं सौंप सकते। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज अहम दिन है। पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है। यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का और वक्त दिया था, जो आज पूरा हो रहा है। अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी की टीम अयोध्या जाकर चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा मंदिर के सेवादारों के भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में एसआईटी कई बड़े नामों का खुलासा कर सकती है। और इस बीच अयोध्या पुलिस ने आज सुबह चढ़ावा चोरी के 2 आरोपी सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को रिमांड पर ले लिया है। अब दोनों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है।
पुलिस को दोनों की 14 घंटे की रिमांड मिली है और इस दौरान पुलिस सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को उनके ठिकानों पर भी ले जा सकती है। इससे पहले पुलिस अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपने वाली है और एसआईटी ने इसके पहले 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि सीसीटीवी में 40 दिन के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत दर्ज हुए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि अनिल मिश्रा को राम मंदिर चढ़ावा की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी चढ़ावे की गिनती में लगे लोगों की चेकिंग या ड्रेस कोड का पालन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी तरह एसआईटी ने रिपोर्ट में काउंटिंग के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर भी लापरवाही का आरोप लगाया था। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज का वो दिन काफी अहम है क्योंकि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तमाम उन ट्रांजैक्शन के ट्रेल की जानकारी, छापेमारी, रेड, पूछताछ के बाद आने वाली है और उम्मीद हर राम भक्त यही कर रहा है कि बड़ा से बड़ा खुलासा हो और जिन लोगों ने, जो लोग दोषी हैं, उनका नाम इसमें सामने आए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके का आज का दिन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि एसआईटी को जो एक्स्ट्रा 15 दिन दिए गए थे यूपी सरकार की तरफ से, वो 15 दिन आज पूरे हो रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद सेकंड हाफ में एसआईटी अपनी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, संजय प्रसाद जो सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह हैं, अपर सचिव मुख्यमंत्री हैं, उनके जरिए मुख्यमंत्री तक प्रेषित करेगी और ये उम्मीद की जा सकती है कि एसआईटी ने अगले 15 दिनों में जो चीज़ें नोट डाउन की हैं, जो चीज़ें उनके सामने आई हैं, कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं, किस तरीके से चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने न सिर्फ चोरी की है बल्कि जिन जिम्मेदार लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो बाकायदा इस पूरे मामले में न सिर्फ नज़र रखेंगे बल्कि एक्शन लेंगे, तो उनकी तरफ से भी जो चीज़ें सामने आई, जो लापरवाही सामने आई, जो नियमों को देखते हुए शिथिलता सामने आई, जो एसओपीज का पालन ना करना सामने आया, तो पहली अगर आरंभिक रिपोर्ट की बात किया जाए तो अनिल मिश्रा पर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठाए थे एसआईटी की रिपोर्ट ने कि जिस तरीके से एमओयू हुआ था, जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें हुई थी, अनिल मिश्रा की तरफ से जो पर्यवेक्षण किया गया वो पूरी तरीके से शिथिल था, वो पूरी तरीके से लापरवाही भरे था और ये भी उसे बताया गया था कि किस तरीके से टिन्नू यादव के ऊपर कोई जिम्मेदारी ना होते हुए, ट्रस्ट का सदस्य ना होते हुए, जिस तरीके से उसके पास कुंडियों की चाबी थी, दान पेटिकाओं की चाबी थी, वो ये दिखाता था कि चंपत राय का बेहद करीबी आदमी टिन्नू यादव किस तरीके से पूरे मंदिर में अधिपत्य चलाता था। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आज जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, अयोध्या पुलिस ने जो आज आरोपियों की रिमांड ले रखी है, उसके बाद बहुत सारी चीजें कंक्लूसिव होंगी और उसके बाद ये पता लग सकेगा कि इस पूरे मामले में जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, नजर इस एसआईटी रिपोर्ट पर यह है कि क्या इस एसआईटी रिपोर्ट में आता है, क्या कुछ नए नाम जुड़ेंगे या फिर क्या क्या नए खुलासे इस एसआईटी रिपोर्ट में होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चढ़ावा चोरी के सारे आरोपी 29 जून से जेल में बंद हैं। पुलिस उसके बाद से सभी को एक एक करके रिमांड को लेकर के उनसे पूछताछ भी कर रही है और इसी सिलसिले में पुलिस को आज सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा की 14 दिन की रिमांड भी मिली है और आज सुबह से दोनों से पूछताछ भी जारी है। सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ पे अहम सुराग मिलने की उम्मीद है क्योंकि वो काउंटिंग के प्रभारी थे। पूरी काउंटिंग उन्हीं की निगरानी में होती थी, लेकिन सुभाष श्रीवास्तव ने पैसे गिनने वाले कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली। तो वहीं रमाशंकर मिश्रा के बैंक खातों में 7 लाख रुपए से ज्यादा रकम मिली है। अयोध्या में इसके कुछ घर से कुछ जरूरी कागजात पुलिस को मिले हैं। रमाशंकर मिश्रा पिछले 5 साल से राम मंदिर में ड्यूटी कर रहा है और उसके पहले वो मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के फोटो खींचकर कमाई करता था। अब पुलिस रमाशंकर मिश्रा से बहराइच वाले घर में भी तलाशी ले चुकी है। चढ़ावा चोरी के 2 आरोपियों से पुलिस आज पूछताछ कर रही है, तो वहीं उन पर दूसरी तरफ लवकुश मिश्रा का शिकंजा भी कस रहा है क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के शाहगंज में बन रहे लवकुश मिश्रा के मकान पर नोटिस चिपका दिया है और इस नोटिस में लवकुश मिश्रा की पत्नी को भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के सामने आज मकान से जुड़े दस्तावेज लेकर पेश होना होगा। करीब 1000 वर्ग फीट में बन रहे मकान की जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर खरीदी गई है, इसीलिए नोटिस उनके नाम पर भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर लवकुश मिश्रा की पत्नी इस नोटिस का आज जवाब नहीं देती है तो मकान को सीज कर लिया जाएगा। हम इस समय अयोध्या के शहादतगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मेरे ठीक पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, दरअसल ये मकान है लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम खरीदी गई अक्टूबर 2025 की वो प्रॉपर्टी जिस पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अब नोटिस चस्पा कर दिया है।
कि पहले मौका दिया गया था, पहले कोई जवाब नहीं दिया गया, मानचित्र से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं सौंपे गए और आज यानी कि 15 तारीख को अंतिम मौका दिया गया है सुप्रिया मिश्रा को कि वो जो भी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज है, मानचित्र स्वीकृति से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी इस मकान पर कराई गई हो ज़मीन को खरीदने के बाद, उसको अयोध्या विकास प्राधिकरण के सामने पेश करना होगा। अब फिलहाल इस मामले में जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई की जद में ये पूरा मकान आ गया है। दरअसल 1000 स्क्वायर फीट की ये ज़मीन है और इस 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन को पूरी तरीके से मकान के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं, इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। इन सारे जगहों पर बाकायदा जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा था।